यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 8 पर्यटन के युग में शिल्प। तो पर्यटन के युग में शिल्प का क्या महत्व है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्यटन क्या होता है कि वह स्थान, मतलब वह खूबसूरत स्थान या वह दर्शनीय स्थान जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, जाते हैं, वह एक प्रकार का पर्यटन स्थान होता है जो किसी या तो कृत्रिम या प्राकृतिक वस्तुएं, गुफाएं या किसी भी अनुपम छटा से युक्त होता है, पर्यटन कहलाता है। तो पर्यटन युग मतलब पर्यटन के समय में, वर्तमान समय में या पीछे पहले भी समय में पर्यटन के कई युग थे। तो पर्यटन के युग में हम शिल्प को एक हिसाब से देखते थे और शिल्प की क्या महत्व होती थी, इन चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि पर्यटन का संवेदनशील प्रबंधन किया जाए तो वह आर्थिक तथा सांस्कृतिक जागरूकता एवं प्रतिबल के लिए एक जादुई उत्प्रेरक हो सकता है, जो न केवल आय वर्धन करता है बल्कि देश की पहचान भी बनाता है। थाईलैंड तथा भारत ऐसे दो एशियाई देश हैं जिनकी गणना विश्व के शीर्ष 10 गंतव्य स्थलों में से की जाती है तथा भारत में पर्यटकों की संख्या में प्रत्येक वर्ष लगभग 15% की बढ़ोतरी होती है। तो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं? तो थाईलैंड और भारत, जिसमें से भारत में प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी होती है पर्यटकों की संख्या में। पर्यटन का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है। अब पर्यटन का उद्देश्य संस्कृति तथा वास्तुकला देखने के बजाय मनोरंजन तथा आराम होने लगा है। यात्रियों का यह नवीन वर्ग प्राय अपने यात्रा अनुभव के स्मृति चिन्ह के रूप में पारंपरिक शिल्प या अन्य स्मृति चिन्ह खरीदता है। भारत आने वाले पर्यटक कौन सी कलाकृतियाँ खरीदते हैं, उन्हें क्या आकर्षक लगता है, वे उन्हें कहाँ खरीदते हैं, ये शोध से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। भारत में 20 लाख से अधिक शिल्पी हैं जिनके शिल्पों की व्यापक विविधता देखने को मिलती है। क्या शिल्प विपणन के प्रति दृष्टिकोणों का अन्वेषण करने के लिए निरंतर बढ़ते पर्यटन उद्योगों का प्रयोग करना संभव है, जिससे देश भर का शिल्पी समुदाय लाभान्वित तथा निर्वहनीय होगा। आइए पर्यटन के क्षेत्र में शिल्प उत्पादन तथा बिक्री के वर्तमान रुझानों का विश्लेषण करें। भारत के लोकप्रिय स्मृति चिन्ह गलीचे तथा दरिया। अब ये लोकप्रिय स्मृति चिन्ह क्या है? गलीचे तथा दरिया, कुंदन चांदी तथा अर्ध बहुमूल्य आभूषण, ब्लॉक प्रिंटेड कपड़ा, कढ़ाई किया गया सामान, लोक कला, जो स्मृति चिन्ह है ना, लोकप्रिय स्मृति चिन्ह है। ब्लॉक प्रिंटेड कपड़ा, कंचन का चांदी, अर्ध बहुमूल्य, लोक कला, मधुबनी चित्र, बस्तर के धातु शिल्प, रेशम का परिधान, स्कार्फ तथा चुन्नी, उत्कीर्णित तथा नक्काशी किया गया चर्म शिल्प, कश्मीर के सर्वाधिक लोकप्रिय पश्मीना शाल। पर्यटन के क्षेत्र में शिल्पों हेतु बाजार कुछ कारकों पर आधारित है, जिनका विश्लेषण करना शिल्पों के लिए संभावित बाजार का विकास करने के उद्देश्य से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। शिल्पों के लिए अन्य विपणन विकल्पों के विश्लेषण में भी इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा सकता है। पर्यटकों की वरीयताएं देखते हैं। हवाई यात्रा में यात्रियों के लिए सीमित साधन तथा भार ले जाना निर्धारित है, अतः वे छोटी एवं हल्की वस्तुएं ले जाना पसंद करते हैं। चूंकि भार एक प्रमुख समस्या है, अतः जो वस्तु वे खरीदते हैं वे या तो बहुत अधिक असामान्य होनी चाहिए अथवा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें स्वयं अपने देश में नहीं मिलती, अथवा उनका मूल्य इतना प्रतिस्पर्धी होना चाहिए कि पर्यटक उसका लालच छोड़ ना सके। तो इसकी वरीयताएं देखते हैं कि कोई व्यक्ति वस्तु क्यों खरीदे, कैसे खरीदेगा। तो वस्तु हल्की होनी चाहिए जिससे वह दूरी तक ले जा सके, वस्तु कम से कम कीमत में मिलनी चाहिए, साथ में वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो उनके देश में न मिल रही हो। आज भारत में लोकप्रिय गंतव्य स्थल हैं गोवा तथा केरल, जहां दर्शक समुद्र तट तथा आयुर्वेदिक स्पा स्नान हेतु बड़ी तादाद में जाते हैं। पर्यटक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव हासिल करने की तलाश में स्मारक देखने भी आते हैं, जैसे राजस्थान के भव्य किलों तथा महलों को देखने जाना। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि रुझान, फैशन रुचियाँ तथा जीवन शैलियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। इस बदलाव से पर्यटन तथा शिल्प उद्योग प्रभावित होता है। इस बदलाव से क्या होता है? पर्यटन तथा शिल्प उद्योग प्रभावित होता है। कैमरे अब अधिक परिष्कृत हैं तथा प्रयोग में सहज तथा सस्ते भी हैं, अतः पर्यटकों को अब अपनी यात्रा के अनुस्मरण के रूप में घर में मात्र सजाने के लिए प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब अब जैसे कि पर्यटकों को प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके साथ कैमरा होता है। यदि हम कोई प्रतीक चिन्ह बनाते हैं
और पर्यटकों को बेचते हैं तो उसे लेने में रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके पास कैमरा होता है जिससे वे कैमरे में सारी तस्वीर उतार कर अपने घर में रुचि के लिए और याद के लिए उन चीज़ों को रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आज के जीवन में एक बार की जाने वाली रोमांचक यात्रा न होकर एक आम बात हो गई है। आज पर्यटकों को विश्व में सर्वोत्तम उपलब्ध अनुभव प्राप्त होते हैं तथा इसलिए वे अधिक चयनाशील हो गए हैं। भारत में पर्यटन के क्षेत्र का अनुभव दर्शाता है कि आज यात्रियों के पास जहां तक कि पीठ पर झोला टांग कर चलने वाले पर्यटकों के पास भी व्यय करने हेतु धनराशि है, किंतु वे चूंकि पूरे विश्व की यात्रा करते हैं, वे इस बारे में काफ़ी चयनात्मक है कि उन्हें कहाँ व्यय करना है। तो जो पर्यटक होते हैं वे पूरे विश्व की यात्रा करते हैं और उनको यह याद भी होता है कि उन्हें क्या और कैसे और किन चीज़ों में व्यय करना है। आजकल पर्यटक अपेक्षाकृत युवा होते हैं। वे सामान्यतः अवकाश पर आय व्यवसायी होते हैं, न कि मात्र सेवानिवृत्त तथा वयोवृद्ध व्यक्ति। उनके घर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जो सामान्यतः रंग संयोजित तथा विषय वस्तु के अनुरूप अभिकल्पित होते हैं। अतः कई कई कोई कोई वस्तु केवल इसलिए कि वह पारंपरिक है सदैव वांछनीय नहीं होती। तथापि कई बार मात्र रंग या आकार को बदलने बदलने से कोई पारंपरिक वस्तु बहुत अधिक बिकती है। कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी के बुनकरों ने पारंपरिक दुपट्टों को स्टोल में रूपांतरित कर दिया, जो देशों में महिलाओं द्वारा एक छोटे साल की भांति पहना जाने वाला लंबा वस्त्र है। यह नवीन उत्पाद बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ, जिसकी पर्यटन केंद्रों पर बहुत अधिक बिक्री हुई, क्योंकि इसका भार कम था, आकार सही था तथा पश्चिमी कपड़ों के साथ ही इसे पहनना आरामदायक था। ऐसी सामग्री जिसे धोना और चमकाना पड़े तथा जो रख रखाव में कठिन हो, उसे आज के यात्री पसंद नहीं करता। अतः पिछले कुछ समय में बिदरी, चांदी और पीतल की वस्तुओं की मांग में भारी कमी आई है। मतलब कि उन्हें ऐसी स्थायी वस्तुएं चाहिए जिनको बार बार सहेजना न पड़े, बार बार उनकी सुंदरता पर उन्हें ध्यान न देना पड़े। एक अंग्रेज महिला चिकनकारी का सफ़ेद मेजपोश खरीदना चाहती थी, परंतु इस नाजुक कढ़ाईदार मलमल के मोड़ों वाले मेजपोश को धोने, माड़ लगाने और उसे इस्त्री करने के लिए विचार से वह चिंतित हो गई। अंततः उसे विचार आया कि मैं इसे अपनी सास के लिए खरीदूंगी। उसने विनोदपूर्ण शैली में कहा, उन्हें यह मेजपोश और हमारी अच्छी रुचि पसंद आएगी, किंतु आजीवन इसकी देख रेख का सिर दर्द उनका होगा। दूसरी ओर पर्यटक एवं यात्री कपड़े और छुट्टियों के लिए विभिन्न साधन जैसे कपड़े, जूते, कपड़े के बैग, आभूषण आदि खरीदते हैं। वे वस्तुएं यूरोप एवं अफ्रीका की अपेक्षा भारत में सस्ती होती हैं। आज पर्यटक कहीं कम रूढ़िवादी हैं और पर्यटक स्थलों की विशिष्ट जीवन शैली का प्रयोग कर आनंद उठाते हैं। अतः इन साधनों का विकास किया जा सकता है। यात्री पूर्णतः सुंदर वस्तुओं में ही निवेश करना पसंद करते हैं। आज इस प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली खूबसूरत और कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता है, न कि सस्ती अकलात्मक और पुरानी शैली की वस्तुओं को बेचने की। मतलब कि अभी वर्तमान समय में हमें नवीन शैली के साथ कलात्मक वस्तु चाहिए, न कि प्राचीन शैली के साथ कलात्मक वस्तु। शिल्प के लोकप्रिय बिक्री पटल। अधिकांश पर्यटक ताजमहल जाते हैं, जो विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है, किंतु यह विश्व प्रसिद्ध विरासत स्थल सैकड़ों छोटी छोटी दुकानों तथा स्टॉलों से घिरा हुआ है, जो ताज की सस्ते अलबिस्तर तथा कुरूप प्लास्टिक प्रतिकृतियों से भरे हुए हैं। यहाँ छोटे साबुन, पत्थर के डब्बों की पंक्तियाँ भरी पड़ी है, जिनका ढांचा निम्न किस्म के संगमरमर से बना है तथा उनके ढक्कन ऐसे हैं जो उन पर लगते नहीं हैं। दुकानें आक्रामक तथा जिद्दी दुकानदार संचालित करते हैं तथा कोई भी शिल्पकार या असली शिल्प वस्तु वहां देखने को नहीं मिलती। यही स्थिति हमारे सभी बड़े पर्यटन स्थलों, संग्रहालयों तथा तीर्थ स्थलों लाल किला, खजुराहो, अजंता, वाराणसी, हम्पी, मथुरा, महाबलीपुरम तथा गोवा, ओडिशा के तटों में है। सभी शहरों में सरकार द्वारा संचालित कुटीर उद्योग तथा राज्य हस्तशिल्प एम्पोरियम है। ठीक है, प्रत्येक शहरों में एम्पोरियम पाया जाता है। दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग में राज्य हस्तशिल्प निगमों द्वारा संचालित एम्पोरियमों की एक पूर्ण पंक्ति है। ये एम्पोरियम एक नया प्रयोग था, क्योंकि भारत संभवतः प्रथम देश है जहां हथकरघा तथा हस्तशिल्पों के लिए एक नीति तथा मंत्रालय विद्यमान है। मतलब भारत प्रथम देश है
जो अपनी हस्तकला और पारंपरिक सांस्कृतिक जो चीज़ों को बचाने के लिए एक नई मंत्रालय की स्थापना की है। शहरों, होटलों तथा हवाई पत्तनों में निजी रूप में संचालित दुकानें आज एक नया रुझान है। वाणिज्यिक पर्यटन परिसर मानव जाति भोजन, ग्रामीण जीवन शैली, शिल्प, संगीत तथा नृत्य की एक सम्मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे गुजरात में विशाला, कोलकाता में स्वभूमि और जयपुर में चोखी डाढ़ी, जहाँ शिल्पकार को प्रदर्शित तथा मेजबान दोनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो शिल्पकारों को एक संस्कृति के रूप में प्रदर्शित करने वाले कुछ नृत्य हैं, जैसे कि गुजरात में विशाला है और कोलकाता में स्वभूमि है और जयपुर में चोखी दाढ़ी है। हस्तशिल्प विपणन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वस्तुएं कहाँ और कैसे बनाई जाती हैं। शिल्पकार की जीवन शैली तथा कार्य करने की विधि को समझना भी आवश्यक है। अतः आपूर्ति विश्वसनीय संपर्क स्रोत या अधिप्राप्ति व्यवस्थाओं के साथ साथ कुशल वितरण बिक्री केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए तथा संपूर्ण उद्यम का प्रबंधन एक व्यवसाय की भांति किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया में सूची तथा दृष्टिगत अंतर महत्वपूर्ण है। साथ ही शिल्पी का सामान्य बोध आवश्यक है। खुदरा तथा थोक मूल्यों के लिए एक युक्ति संगत सीमा निर्धारण के साथ यथार्थवादी लागत कीमतों का परिकलन करना उचित विपणन हेतु बुनियादी उपायों में शामिल है। शिल्प विकास हेतु नए तरीके तो शिल्प के विकास हेतु नए तरीके क्या हैं, इसके देखते हैं हम। पर्यटन में शिल्प का अर्थ मात्र पर्यटकों को वस्तुएं बेचना नहीं है। इसका अर्थ पर्यटक स्थलों जैसे होटल, अतिथि गृह, रेस्तरां तथा सुगम प्राकृतिक स्थलों में ऐसी स्थिति पैदा करना है जहां शिल्पों को विक्रय हो सके। मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा करना है जहां शिल्प अपने सामान बेच सकें। इन स्थलों का विकास करने तथा इनका सौंदर्यवर्धन करने के लिए वास्तुशिल्प, कार्यात्मक, अलंकारिक सभी प्रकार के शिल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से दीर्घ अवधि में स्थानीय शिल्प कौशलों का संवर्धन तथा अनुरक्षण किया जा सकता है। तो ऐसी शैली अपनाकर जिसमें बेचने की स्थिति उत्पन्न हो करके हम शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। राजस्थान में देवीगढ़, निमराड़ा, सामोद तथा अन्य सूचीबद्ध विरासत होटलों में तथा अन्य इस प्रकार के होटलों में अलग से कोई दुकान नहीं है या कोई पारंपरिक शिल्प स्मृति चिन्ह नहीं है, परंतु होटलों के प्रत्येक अक्षर, सतह तथा वस्तु को सर्वोत्तम पारंपरिक तकनीकों तथा सर्वोत्तम समकालिक डिजाइनों वाले हस्तशिल्प में अलंकृत किया गया है। यहाँ पर एक बाजार की आकृति दिखाई गई है कि बाजार में कैसे शिल्पकार अपने शिल्प को बेचेंगे और बेच रहे हैं और बेचने की स्थिति कैसे पैदा हो रही है। यहाँ पर और एक चित्रकारी है जो किसी राजा को प्रदर्शित कर रही है। संग्रहालय विवेकी दर्शकों को उत्कृष्ट शिल्प बेचने का एक उत्कृष्ट स्थल है। कुछ संग्रहालयों में जहाँ दुकानें हैं, निकृष्ट रूप से तैयार पोस्ट कार्डों तथा कुछ धूल भरे प्लास्टर कास्ट का छोटा सा सेट ही होता है। हवाई पत्तन की दुकानें स्थानीय हस्तशिल्पों के लिए ग्राहकों को आकृष्ट करने का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। अतिथियों के लिए अपने घर वापस लौटने से पूर्व प्राप्त होने वाला भारत के यह चूंकि अंतिम प्रभाव होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हवाई पत्तन की दुकानें हमारे देश की एक चिरस्थायी तथा प्रिय छवि प्रस्तुत करने में सहायता करें। दिल्ली में दिल्ली हाट नामक सरकारी शिल्प बाजार का उदाहरण अब संपूर्ण भारत में दोहराया जा रहा है। यह शिल्पकारों के लिए उपभोक्ता रुचियों तथा रुझानों के बारे में अवगत होने तथा शहरी मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए प्रादेशिक शिल्प कौशलों, सामग्री तथा तकनीकों की व्यापक श्रृंखला के बारे में जानने हेतु एक उत्कृष्ट अवसर है। इस प्रकार के शिल्प बाजार में संपूर्ण भारत से शिल्पी आते हैं। इसमें उन्हें अपने स्वयं के उत्पाद बेचने की अनुमति होती है। शिल्प कार्यक्रम हर पखवाड़े के बाद बदल जाता है, जिससे संपूर्ण वर्ष वह रुचिकर बना रहता है तथा शहर में नए दर्शकों के लिए नए नए उत्पाद आते रहते हैं। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत स्थल एक उत्प्रेरक तथा परिवर्तन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। कौन सी स्थल? प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल। यह संभव है कि ऐसे स्थान शिल्प उत्पादन केंद्र बन सकते हैं जहां शिल्पियों तथा डिजाइनरों द्वारा उत्कृष्ट नए शिल्पों का विकास किया जाता है जो ऐतिहासिक स्थल द्वारा प्रेरित होते हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तथा उड़ीसा के कोणार्क में इस दिशा में कुछ कार्य किया गया है, जहां कुशल युवा शिल्पकार प्रशिक्षण देते हैं तथा स्मारकों द्वारा प्रेरित उत्कृष्ट नए उत्पाद तैयार करते हैं।
स्थानीय होटलों में शिल्प प्रदर्शन तथा आयोजन शिल्प मेले भी शोषण के बिना पर्यटन को स्थानीय परंपराओं के साथ संबंध करते हैं। मतलब बिना शोषण के जो परंपरा होती है उन्हें स्थानीय बाजारों के साथ संबंध कर देते हैं। पर्यटक ऐसे पर्यटन केंद्रों पर शिल्प विकास तथा सामाजिक विकास पहलों में योगदान कर सकते हैं जहां पारी पर्यटन न केवल पर्यटक के लिए बल्कि समुदाय के लिए भी एक संवर्धनकारी अनुभव होता है। राजस्थान के रणथंभौर में सैकड़ों ग्रामवासी आरक्षण क्षेत्र के निर्माण में विस्थापित हो यात्रा के बीच मनोरंजन के अभाव में अवसादग्रस्त पर्यटक अपने कैमरे लेकर अपनी जीपों में गांव जाकर ग्रामवासियों के दैनिक कार्यों में व्यवधान डालते थे तथा अक्सर उन्हें अपने अवकाश के समय में पहने गए वस्त्रों द्वारा नाराज कर देते थे। पारंपरिक ग्रामीण आतिथ्य सत्कार तीव्रता से प्रतिवर्तित शोषण में बदल गया। बच्चे उपहारों की भीख मांगने लगे। ग्रामवासी अपने चित्र उतरवाने के बदले पर्यटकों से धन मांगने लगे। अतः सी आरक्षण क्षेत्र के बाहर एक शिल्प केंद्र खोला गया जिसमें सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को नियोजित किया गया। इस केंद्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध पारंपरिक सामग्रियों को लेकर पर्यटन बाजार के लिए शिल्प विकसित किए गए। इस केंद्र ने पर्यटकों को आकृष्ट किया है जो वहाँ आ सकते थे, शिल्पियों के साथ बातचीत कर सकते थे और एक प्राकृतिक किंतु फिर भी विनियमित माहौल में कलाकृतियों की देख सकते थे, समझ सकते थे और खरीद सकते थे। पर्यटन से शिल्पों में गिरावट कैसे आई? तो जो पर्यटन थे उनके कारण शिल्पों में गिरावट कैसे आई देखते हैं। कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटन एवं शिल्प पर आधारित थी। एक सदी से भी अधिक समय तक यह भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थल रहा। कौन? कश्मीर। कश्मीर घाटी में लगभग प्रत्येक परिवार किसी न किसी तरीके से शिल्प गलीचे, शाल, क्रीवेल तथा कानी कढ़ाई आभूषण, पेपर मैच तथा नक्काशीदार अखरोट की लकड़ी, चांदी ठोके गए तांबे की वस्तुएं बनाने या बेचने में लगा हुआ था। पर्यटन बाजार इतना अधिक बड़ा तथा सतत था कि स्थानीय बाजार का अनुरक्षण करने तथा स्थानीय उपभोक्ता आवश्यकताओं तथा बजट के अनुसार शिल्पों को ढालने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। पर्यटन बाजार इतना अधिक बड़ा तथा सतत था कि स्थानीय बाजार का अनुरक्षण करने अथवा स्थानीय उपभोक्ता आवश्यकताओं तथा बजट के अनुसार शिल्पों को ढालने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। विगत 2 शताब्दियों में मूलतः स्थानीय खपत के लिए बनने वाले शिल्प जैसे अखरोट की लकड़ी से बनी नक्काशीदार कश्मीरी छत तथा भारी कढ़ाई वाले शॉल या पारंपरिक फिरन जैसे धीरे धीरे कम होकर पर्यटक व्यापार की ओर लक्षित स्मृति तथा उपहार की वस्तु ही रह गए। विगत 2 शताब्दियों में मूलतः स्थानीय खपत के लिए बनने वाले शिल्प जैसे अखरोट की लकड़ी से बनी नक्काशीदार कश्मीरी छत तथा भारी कढ़ाई वाले शाल व पारंपरिक फिरन धीरे धीरे कम होकर पर्यटक व्यापार की ओर लक्षित स्मृति तथा उपहार की वस्तुएं रह गई। एक उत्कृष्ट उदाहरण पेमर में से है जिसका विकास मूलतः कश्मीर के साधारण घरों के लिए हल्का अलंकारिक तथा गृह सज्जा की वस्तुएं बनाने के लिए किया गया था। पेमर में से कला का प्रयोग पर्यटन बाजार के लिए सरल उत्पादन जैसे तरह तरह के छोटे डिब्बे, कोस्टर, नैपकिन, रिंग, क्रिसमस, पेड़ अलंकरण तैयार करने के लिए किया जाता था जिनमें बिल्लियां, घंटियां तथा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे। 2 दशकों के संघर्ष ने कश्मीर को पर्यटकों के लिए एक खतरनाक क्षेत्र बना दिया है। विदेशी पर्यटक अब बड़ी संख्या में कश्मीर यात्रा नहीं करते हैं जिसका इसके शिल्पियों पर अति गहरा प्रभाव पड़ा है तथा पर्यटन पर निर्भर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अत्यधिक हानि पहुंची है। ये शिल्प पर्यटन तथा घाटी के सौंदर्य के साथ इतने अधिक संबंध थे कि इस संकटग्रस्त राज्य से बाहर विस्थापित कश्मीरी शिल्पियों द्वारा अन्य राज्यों में होटल, आकेड़ों, पटरियों तथा बाजारों में विपणन दिए जा रहे इन्हीं उत्पादों का कोई अधिक अच्छी बिक्री नहीं होती थी।
कश्मीरी शिल्प को पुनः जीवित करने तथा उनके लिए नए उपभोक्ता एवं प्रयोग ढूंढने की तत्कालिक आवश्यकता है। यह एक चेतावनी है कि कोई भी शिल्पी किसी एक बाजार पर, विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। जिसमें कहा गया है कि जो शिल्पी होते हैं उनको एक ही बाजार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि वे एक ही बाजार पर निर्भर होते हैं एवं उस बाजार का विघटन हो जाता है तो शिल्पी की स्थिति गंभीर हो जाती है। शिल्पी तथा उत्तरजीविता। शिल्पी तथा उत्तरजीविता, इसके विपरीत गुजरात में कच्छ इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार शिल्प आवर्ती रूप में गतिशील आर्थिक उत्तरजीविता तथा पुनरुज्जीवन के माध्यम रहे हैं। कश्मीर की ही भांति कच्छ में भी लगभग हर व्यक्ति एक शिल्पकार है। यहाँ निर्मित उत्पादों की विविधता दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली मिट्टी की वस्तुओं से लेकर भव्य आभूषण तथा कढ़ाई के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। पहले यह शिल्प एक जीवन शैली थी जो निर्धन ग्रामीण समुदाय में घरेलू भरण पोषण हेतु बनाई गई थी। 1980 के दशक में भयानक 6 वर्षीय सूखे ने लोगों को उनके पास विद्यमान कौशल का एहसास दिलाया। एक अन्यथा सूखाग्रस्त रेगिस्तानी माहौल में जहां पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, कच्छ ने पर्यटन का सृजन करने के लिए अपनी समृद्ध शिल्प परंपरा का प्रयोग किया। आज प्रत्येक परिवार किसी न किसी तरीके से शिल्प के उत्पादन तथा उसकी बिक्री पर निर्भर है। उत्पादों की बिक्री के अलावा वनस्पति रंजक, ब्लॉक प्रिंटिंग अथवा कढ़ाई तकनीकों से पर्यटकों की रुचि को पूरा करने के लिए विशेषीकृत शिल्प दौरों का आयोजन किया जाता है। जब वर्ष 2001 में कच्छ को विनाशकारी भूकंप का सामना करना पड़ा, उस वक्त अनुमानित 80,000 लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया था। 2,28,000 से अधिक कारीगर भूकंप द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने परिवारों, घरों और अपनी आजीविका को खो दिया था। एक बार उन्हें शिल्पों से सहारा मिला। विडंबना यह है कि बीमा, पेंशन, भविष्य निधियों के बिना शिल्पी ही भूकंप के आघात से उतरने वाला प्रथम वर्ग था, जिसका श्रेय उन अंतर्निहित कौशलों को जाता है। उनके क्रेता, अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण प्रचालक तथा यहाँ तक कि विद्यार्थी पीठ पर झोला लेकर चलने वाले पर्यटक भी उनका सहारा बनकर आए, और उन्होंने न केवल क्रय के लिए आग्रह भेजे बल्कि भूकंप राहत, पुनर्निर्माण शिल्प विकास परियोजनाओं के लिए निधियां तथा अनेक प्रकार से सहायता भी भेजी। आज कच्छ के शिल्प समुदायों ने अपने शिल्प तथा अपने बाजार पुनः स्थापित कर लिए हैं। भूकंप के बारे में सुनकर तथा समुदाय के शिल्पों व सृजनात्मकता के को याद कर और साथ ही अपनी सुखद यात्रा की स्मृति में एक पर्यटक ने कैंचियों तथा सुइयों से भरा एक डिब्बा वितरण हेतु भेजा था। शिल्प विकास में नए रुझान। शिल्प विकास में नए रुझान। भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है तथा इसे वैश्विक बाजार में अपने शिल्पों के लिए एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया में शिल्पी समुदाय को अपने शिल्प को जीवित रखने में सहायतार्थ नए तरीके ढूंढने में शामिल होने की आवश्यकता है, क्योंकि वे कई विचारों से युक्त सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं तथा विगत वर्षों में उन्होंने स्वयं को कई परिवर्तनों के अनुकूल ढाला है। विविध रुचियों को अनुरूप सृजन करना। पर्यटन केवल यूरोपीय एवं अमेरिकी पर्यटकों तक ही सीमित नहीं है। प्रत्येक स्तर के अधिक एशियाई पर्यटक अपने और अपने पड़ोसी देशों में घूमने जाते हैं, जिससे नए बाजारों और उपभोक्ताओं की उत्पत्ति होती है। सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन। शिल्प का विकास सांस्कृतिक जानकारी तथा पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन करने का एक माध्यम होना चाहिए। शिल्प समुदाय के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना भी हमारे सरोकार का एक भाग होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि शिल्प संवर्धन की आयोजना बनाते समय उन्हें तथा उनकी आवश्यकताओं को परामर्शी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जैव तथा स्थायी। सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन मतलब जो संस्कृति से संबंधित मूल्य है और जो जीवन शैली और शिल्पकारों की जो स्थिति है उसके बारे में हमारी जो दृष्टिकोण है वो बेहतर होनी चाहिए। साथ ही सरकार को योजना बनाने में उनके हित को संलग्न करनी चाहिए। जैव तथा स्थायी। आज विश्व को वैश्विक तापन, प्रदूषण, अस्वस्थकर रहन सहन की दशाओं
तथा पर्यावरण के विनाश से खतरा है। कर्तव्यनिष्ठ पर्यटकों ने अब यह पूछना शुरू कर दिया है कि क्या उत्पादों को जैव तरीके से तैयार किया गया है तथा क्या शिल्प प्रक्रिया तथा उत्पादन माहौल के संदर्भ में स्थायी है। ऐसे कई शिल्प हैं जो ठोस पर्यावरणीय सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं। शिल्प उत्पादन स्वयं में पारिस्थितिकी अनुकूल नहीं है। रंजक तथा रंगों को पक्का करने वाले रसायन नदियों को प्रदूषित करते हैं। काष्ठ कौशल हमारे वनों को नग्न कर देते हैं। चर्म रंगाई से विषाक्त दुर्गंध तथा रसायन निकलते हैं। धात्विक शिल्पों तथा शीतों को पिघलाने का कार्य अत्यधिक खतरनाक एवं जीवन के लिए संकटपूर्ण परिवेश में किया जाता है। तो जो भारतीय शिल्प है, तो भारतीय शिल्प में से उत्पन्न जो अवांछनीय चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में भारतीय शिल्प में कई अवांछनीय चीज़ें उत्पन्न हो गई है जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। हाथी दांत, चंदन की लकड़ी इत्यादि की बिक्री प्रतिबंधित है। संरक्षित वस्तु, खाले तथा अंगों की बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है। अंतर्देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि उनके उत्पादन को बिक्री की आज्ञा क्यों नहीं है। साथ ही उन्हें भारत के वन्य जीवन तथा वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास की जानकारी भी दी जानी चाहिए। शिल्प को प्रोत्साहित तथा संवर्धित करते समय शिल्पियों के कार्य करने के माहौल में सुधार लाने तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा करने, वृक्ष तथा बांस जैसे नवीकरणीय संसाधनों की कृषि करने, प्रदूषण को कम करने तथा प्रकृति के दोहन को बचाने के नवीन तरीके ढूंढने के प्रयास किए जाने चाहिए। जिन शिल्पों से स्थायी व्यवहार का अनुसरण किया जाता है, जो जैव है तथा जो मानव का शोषण नहीं करते, उन्हें स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाना चाहिए तथा उन पर लेबल लगाया जाना चाहिए ताकि वृद्धिशील विवेकी बाजार का भारतीय शिल्प उद्योग द्वारा भली भांति शोधन किया जा सके। प्राकृतिक तथा हस्तनिर्मित। आज हथकरघा, हस्तनिर्मित प्राकृतिक रूप से रंजित, प्राकृतिक रेशे आदि डिजाइनर लेबलों के एशियाई पर्यायवाची हैं। भारत इन्हीं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके लिए हमें अपनी प्रतिष्ठा का संरक्षण करने की आवश्यकता है। हमें कभी किसी उत्पाद की प्राकृतिक रूप से रंजित या 100% विशुद्ध सूती के रूप में नहीं बेचना है यदि वह पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। हमें मतलब 100% सूती के रूप में इसे नहीं बेचना है यदि वह पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। ब्रांड इंडिया। हम स्विस घड़ियों से सीख सकते हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक अलग पहचान है जो उनके सारगर्भित मूल्यों एवं जनता में फैले उसके सत्व पर आधारित होती है। उन मूल्यों और सांस्कृतिक अधिकार को एक बृहद चक्र में बांधकर वह ब्रांड बनाती है और उसे प्रबल करके चारों ओर फैलाती है। कोई भी दो देश पूरी तरह से समान नहीं होते, क्योंकि एक राष्ट्र की पहचान बनने से वहाँ की भाषा, संगीत, कला, शैली, प्रथाओं और धर्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर्वाधिक सफल घड़ियाँ स्विट्जरलैंड में बनी घड़ियों से अपनी पहचान बनाती है। जापानी उत्पाद अपनी गुणवत्ता और नवीनता से ताल्लुक रखते हैं। नकारात्मक संबंध भी जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चीनी उत्पाद भले ही उत्तम गुणों वाले क्यों न हों, प्राय ऐसे नहीं माने जाते। आज भारत के प्रति लोगों की धारणा मिली जुली है, जो अतुल्य भारत के पर्यटन बाजार में उसकी सांस्कृतिक छवि से लेकर वैश्विक स्तर पर बॉलीवुड से प्रभाव उत्पन्न करते हुए स्लम डॉग मिलियनेयर नामक फिल्म में देश में व्याप्त गरीबी के चित्रण से लेकर भारत के विश्व स्तरीय व्यापार संगठनों की कार्यालयीय पीठ के रूप में जानी जाती है। भारत को अपने सार मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे एक अर्थपूर्ण प्राकृतिक ब्रांड और मूल्यधार की संरचना करनी होगी। पाल टेम्पोरल, विजिटिंग फेलो सेड, बिजनेस स्कूल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 जून। परिवहन तथा मुद्रा का लेन देन। पारंपरिक चंदन की लकड़ी के उत्कीर्णन, लघु चित्र तथा धातु के बर्तन अब पहले की भांति लोकप्रिय नहीं हैं। तथापि हस्तशिल्पी फर्नीचर तथा फर्निशिंग विकसित हो रही है, क्योंकि वे पश्चिम की तुलना में कहीं अधिक सस्ते हैं। जब पर्यटक एक दीर्घावधिक निवेश का अवलोकन करते हैं, तो वे अपनी क्रय की गई वस्तुओं का नववहन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
यह आवश्यक है कि उपलब्ध परिवहन सुविधाओं, लाइसेंस शुल्क तथा आयात निर्यात प्रतिबंध की जानकारी हो। क्रेडिट कार्ड के प्रयोग का यह अर्थ भी है कि पर्यटक अब विदेशी मुद्रा विनिमयों, यात्री चेक या बैंक अधिशेष द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तो परिवहन तथा मुद्रा का लेन देन, तो जो परिवहन की हम कम से कम समय पर कहीं आ जा सकते हैं, और मुद्रा की लेन देन में स्थिति, जैसे कि डॉलर में हम अपने आप को, जब हम कहीं पर्यटन करने जाते हैं तो डॉलर में भुगतान कर सकते हैं, येन में भुगतान कर सकते हैं, पाउंड में भुगतान कर सकते हैं, रुपये में भुगतान कर सकते हैं। अब मुद्रा में कोई भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है, जिससे पर्यटन और शिल्पियों के जीवन में कुछ सुधार हुए हैं। डिजाइन डिजाइन शिल्प का एक पहलू है जिसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है तथा इसमें निवेश नहीं किया जाता। शिल्प सदैव परिवर्तनशील है तथा पुनः अन्वेषित होता रहता है। यह समाज व जीवन शैलियों में अंतरणों के अनुरूप परिवर्तित होना चाहिए। यदि यह स्थिर रहता है तो यह धीरे धीरे घटता रहता है और समाप्त हो जाता है। दुख की बात यह है कि भारत में शिल्पकार यद्यपि अभी भी विभिन्न प्रादेशिक परंपराओं तथा सामग्रियों से अतुल्य उत्कीर्णन, कढ़ाई धातु कार्य तथा इनले का कार्य करते हैं, तथापि उत्पाद डिजाइन समकालिक रुझानों तथा शैलियों के अनुरूप नहीं बन पाया। इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा फिलीपींस कहीं अधिक नवाचारी तथा चालाक रहे हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक कौशलों को शिल्प उत्पादों में अनुकूलित किया है, जो चित्र लिखित रूप से एशियाई भी है और समकालिक भी है। प्रस्तुतिकरण तथा पैकेजिंग, यह भारतीय शिल्प प्रणाली का एक सर्वाधिक कमजोर क्षेत्र है। इसको कमजोर क्षेत्र कहने का रीजन ये है कि जो शिल्पकार होते हैं उसकी प्रस्तुतिकरण और पैकेजिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वह उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। विशेष रूप से पर्यटकों के लिए बने उत्पादों की भी यात्रा सुरक्षित पैकेजिंग नहीं होती। यह विशेष रूप से अवसादपूर्ण है, जबकि ऐसी अनेक प्राकृतिक सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग पैकेजिंग के लिए समुचित रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारी एशियाई सौंदर्य भावना तथा उत्साह प्रवणता के बावजूद पर्यटन केंद्रों में दुकान प्रदर्शन तथा ग्राहक सेवा सामान्यतः अनाकर्षक होती है। भू अभिकल्पित सूचना, पोस्टर तथा लेबलिंग से भी उत्पादों को बेचने में सहायता मिलती है। क्रेता को यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन से उत्पाद हस्तनिर्मित है और प्राकृतिक रेशों से बने हैं। सांस्कृतिक परंपरा का भाग है अथवा जनजाति महिलाओं द्वारा निर्मित है। यह जानकारी आज के पारिस्थितिकी चेतना युक्त यात्री के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उसके लिए वह उत्पाद है। इस तरह से हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। हम अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।